हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज भारत हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज के दिन हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। और हमारा देश भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं और जिसे हमने नाम दिया अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव। और 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा बहुत ही जोश और उल्लास के साथ होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है, यानी आने वाले कुछ समय के बाद भारत की जो विकास दर है और भारत की जो प्रगति होगी वो अकल्पनीय होगी और उसमें हम सबका योगदान होगा और ख़ासकर आप लोगों का तो विशेष योगदान होगा, है ना। तो एक बार फिर भारत के आज़ादी के 75वें सालगिरह पर हम सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और उसकी शुभकामना देते हैं। ठीक है, तो मैं रजित राम सिंह फिजिक्स 30 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको फिजिक्स का जो टॉपिक है उसमें हम सर्कुलर मोशन देखेंगे और स्पेशली वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। पर इसके पहले हम थोड़ी बेसिकली यूनिफॉर्म और अनयूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या वेरिएबल सर्कुलर मोशन के बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इफ पार्टिकल मूव ए सर्कुलर पाथ with radius r that have a constant velocity v at any point p at this direction is a tangent to this and radius r. So in uniform velocity will speed is constant that dv is equal to dt, यानी variation of velocity with respect to time is zero. So देखें तो क्या हमने पढ़ा था कि v इक्वल टू आर ओमेगा एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी इक्वल टू डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। सो ए इक्वल टू आर एल्फा, ये चीज़ हमने देखा है। और यहाँ पर हमने देखा है कि ए इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। और ये जो चीज़ों का अगर हम देखें तो इसमें एक रिलेशन हमने और देखा है कि ये क्या है, इस तरह डी वी अपॉन डी टी इज ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टूवर्ड सेंटर और दैट इज इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी इन दिस फॉर्म। एंड ऑल्सो राइट डाउन ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये सभी रिलेशन को हम लोगों ने क्या रखा है, एक बार देख चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में। एक बार चाहें तो आप ये कैसे रिलेशन आए, क्या है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, इसके प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द रेडियल इन सेंटर, इसका डायरेक्शन किस ओर होता है, ए आर जो होता है उसका डायरेक्शन सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का जो होता है वो रेडियली टुवर्ड सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, अब जो यहां पर ये चीज है दैट ये मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, जो हम जनरली आगे चल के यूज करेंगे। कंक्लूजन क्या निकला, इफ ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर, ए कांस्टेंट स्पीड v हैविंग ए मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट स्पीड भी कांस्टेंट होगी और जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा v स्क्वायर बाई आर होगा, दैट डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहां पर दिस एक्सीलरेशन नोन एज ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब ये तो क्या हो गया, ये हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो गई। अगर हम देखें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल vary with respect to time in circular path, such type speed known as a
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल इस सर्कुलर मोशन स्पीड। अब यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर कंडीशन है कि अगर कोई पार्टिकल जो उसका क्या है दैट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके पहले हमने पढ़ा था dv/dt इक्वल टू 0, दैट कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट केस में तो देख लिया, क्या देखा कि अगर पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड्स में है तो उसका तो मैग्नीट्यूड क्या है? v²/r है। किसका? जो एक्सीलरेशन है, और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या है? सेंटर है। उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब क्या है कि व्हेन स्पीड इज ए वेरिएबल, सेकंड केस, when dv/dt is equal to does not equal to 0, that is a non-uniform circular motion. तो the रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कंपोनेंट। अब यहां पर क्या होगा कि एक जो dv/dt डज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट वन एक्सीलरेशन आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द टेंजेंशियल, दैट इज नोन एज ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मतलब ये हुआ कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्पीड है, तो उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो पहले लग ही रहा था, साथ ही साथ एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लगेगा, या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी एग्जिस्ट होगा जो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो अब ये किस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किस केस में है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यानी जैसे हमने पार्टिकल को एक्सीलरेट किया, इन दिस केस वन अदर एक्सीलरेशन एग्जिस्ट इन सर्कुलर पाथ, दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। किस डायरेक्शन में है? टेंजेंट। सो दैट we are clear it, if that is a origin of the circle and radius is r, a point is here p, so the direction of tangential acceleration is the in tangent of point p। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, and this is a acceleration of direction of centripetal acceleration। क्लियर? यानी जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, तो जब जैसे ही हम उसमें क्या होगा कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से है, यानी टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है? वेरी हो रही है, तो वहां पर क्या होंगे? दो एक्सीलरेशन काम करेंगे। कौन कौन से करेंगे? एक रेडियल एक्सीलरेशन काम करेगा जिसका डायरेक्शन होगा सेंटर टूवर्ड्स। इस डायरेक्शन में होगा रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर, और एक एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू वेरिएबल स्पीड। उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स टेंजेंट। किस डायरेक्शन में है? टेंजेंट के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हियर in non-uniform speed we are existing two component of the acceleration. One component is a tangential component, that direction is the tangential, and one another is a component is a that direction in the radial component in directed towards the center of circle। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा मीट कर देता हूँ, तो क्या हुआ कि ये ऐसा है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेंटर O है, तो ये आपका एक्सीलरेशन AR हो गया, और ये आपका क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट से और उसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन में हरदम कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर तो क्या हुआ भाई कि कंपोनेंट आर, तो देखें तो यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने देखा, इसके पहले क्या देखा है आपने? रेडियल कंपोनेंट देखते हैं। तो रेडियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? v²/r, या हम लिख सकते हैं ω²/r, दैट इज ए AR। AR मीन्स दैट सेंटर टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ द सर्कल या सर्कुलर पाथ। एंड सेकंड 80 मीन्स टेंजेंशियल कंपोनेंट,
AT इक्वल टू dv अपॉन dt, वेरिएशन ऑफ dv अपॉन dt, दिस ये कंपोनेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन आप यहां पर हो गया, ठीक है। सो द, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन अगर हम देखें तो इन दोनों को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, ये होगा। अगर हम देखें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, ये हो गए। और अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बनाना चाहें तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कौन सी डायरेक्शन, कौन सी रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और मेक एंगल विद द वेक्टर ऑफ ए आर इज अल्फा, अगर हम इसको क्या कंसीडर करें, अल्फा कंसीडर करें और थोड़ा इसको देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा बताएं जरा, रूट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द एटी का स्क्वायर और प्लस ए आर का स्क्वायर, पढ़ाया ना हम लोगों ने, ए आर का स्क्वायर। एटी के स्क्वायर को देखें तो क्या है भाई, dv बाई dt की वैल्यू को रख सकते हैं प्लस v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब किसी भी दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट हमने निकाला है ए, तो अगर रिजल्टेंट निकाला है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होगा। तो हमने देखा है ना वेक्टर में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो सभी बच्चों को पता है कि डायरेक्शन क्या होगा, अगर वो अल्फा एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, किसका, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का क्या होगा, देखिए जरा, tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, AT अपॉन AR, और AT की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, dv बाई dt और होल अपॉन v स्क्वायर बाई r, दैट इज ए, सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हम लिख सकते हैं dv बाई dt अपॉन v स्क्वायर बाई r, दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो देखो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की दो चीज हमें मिल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इसमें से अराइज होते हैं जेई में भी और नीट में भी। अगर देखें जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में हमें क्या अंतर डिफरेंस पता रखना है बेटा, सबसे पहले ये पता रखना है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो सिर्फ वहां पर रेडियल एक्सेलरेशन होगा, जो जिसके डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड सेंटर, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होकर के अब कौन सी स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, जिसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वहां पर हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, एडिशनल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का हो गया, कौन, दो कंपोनेंट हो गए, एक कौन सा हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरा कौन सा हो गया रेडियल कंपोनेंट, तो है ही। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो हमने दोनों का रिजल्टेंट क्या लिया, वेक्टर ए ले लिया। वेक्टर ए जो है वो क्या, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए आर एंड वेक्टर ए टी, यानी इसका किसका, रेडियल एक्सीलरेशन, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दोनों का क्या है, रिजल्टेंट ए है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ए है तो इसके मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन भी है, या तो मैग्नीट्यूड निकालने का पूछेगा या फिर हमें क्या निकालने का पूछेगा, डायरेक्शन निकालेगा, है ना। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको आपको मेमोराइज रखना है। सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, डायरेक्शंस, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है और इससे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड द magnitude of the linear
acceleration of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed बेटा यूनिफॉर्म स्पीड आ गया ना, आपको समझ जाना है कि कौन से कंप्लीटिंग एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। द सर्किल इज 4 सेकंड। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, ऑप्शन है, जल्दी निकालिए आप लोग, सभी लोग पॉज करके निकालें। ऑफ द सर्किल इज 4 सेकंड। ए नंबर है 25 पाई स्क्वायर रेडियन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी है आपका 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी है आपका 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी है पाई स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जल्दी करिए आप लोग, पॉज करके करिए। क्या पूछा है भाई, हमें कुछ नहीं पकड़ना, हमें पकड़ना है यूनिफॉर्म स्पीड है। एक्सीलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, क्या होता है भाई? एक्सीलरेशन देखें तो क्या होता है, सबको पता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के क्या होता है कि ये आर इक्वल टू होगा यूनिफॉर्म स्पीड है तो वी स्क्वायर बाई आर। सर्कुलर पाथ में दिया है तो सर्कुलर पाथ में क्या देखेंगे, क्या होता है, डीवी अपॉन dt होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है 10 है, 10 ही दिया ना, 10 सेंटीमीटर है रेडियस दिया है, तो अब 4 सेकंड में कवर कर रहा, तो देखें तो आर है, तो ये इसका पाथ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर होगा, यानी 2 पाई इंटू 10 इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, उसका एक कंप्लीट पाथ हो गया। अब ये जो 25 सेंटीमीटर है तो लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू देखें तो क्या होगी, डिस्टेंस यानी 2 पाई आर बाई टी कितना दिया है 4 सेकंड दिया है, तो ये कितना है 20 है, तो ये क्या हो गया 4, कितना हो गया, ये कितना है, अगर देखें तो कितना है, v इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस अपन, तो डिस्टेंस हमने कितना निकाला 20 पाई बाई टी यानी 4, दैट इज 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हुआ 5 पाई सेंटीमीटर। द एक्सीलरेशन अब ये आ गया द एक्सीलरेशन, तो हम यहाँ से ए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, वी स्क्वायर यानी 25 पाई स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू कितनी है भाई 10 है, 10 की वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर सही है, बी नंबर 3। कितना सड़ा सा सवाल आया था, सड़ा सा नहीं है, कंसेप्चुअल है ना, तो हमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना। सवाल यूं हलवा जिस सवाल आते हैं नीट में तो बिल्कुल आते हैं, बच्चों को फिजिक्स से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, AIEEE का है, थोड़ा टफ है पर टफ इतना भी नहीं है जिसे आप कर ना सकें, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो। AI का आया हुआ क्वेश्चन है, देखें जरा, पहला क्वेश्चन है, पॉइंट P moves in counter clockwise direction in a circular path as shown in figure, the movement
the moment of P is such that is sweep out a length S is equal to TQ plus 5 VR S in meter and T in second the radius of the path is 20 meter. The acceleration of P when T is equal to 2 seconds is nearly, ऑब्जेक्टिव देता हूं मैं 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी इक्वल टू 1.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी करें आप लोग, पॉज करके करें आप लोग। सॉल्यूशन देखें क्या दिया है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है भाई, कैसा दिया है। सबसे पहले आप लोग देखें, पहचाने सवाल क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक्सीलरेशन निकालना है, इन्हें पाथ निकालना है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, यानी कैसा है कि ये जो देखो यहाँ पर क्या है, द स्पीड ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू वी आर इन द पाथ इज 20 मीटर एक्सीलरेटिंग ऑफ वी व्हेन इट इज इक्वल टू move the direction is a circular path, so the figure the moment of p such that is a speed out the length of this। यानी वो क्या कर रहा है कि स्वीप आउट हो रहा है उसका सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले हम इसका सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। कोई भी पार्टिकल है तो वो क्या दिया देखें, तो ये क्या है b to a, ये पाथ को मेंटेन कर रहा है और p पॉइंट पर मान लो x और y है, इस पॉइंट पर वो क्या कर रहा है उसकी बात कर रहा है। और ये क्या दिया हुआ है 20 मीटर रेडियस, ये r की वैल्यू दी है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, अब वो पार्टिकल पाथ को जो मेंटेन कर रहा है तो वहां पर क्या करना है, हमें रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया बेटा, s इक्वल टू दिया है TQ प्लस 5, तो ds अपॉन dt इक्वल टू v इक्वल टू कितना हुआ 3t स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो t इक्वल टू अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा ds इक्वल टू हो गया, तो t 3t स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको अगर ये देखूं तो dv अपॉन dt कर दूं तो एक्सीलरेशन कौन सा आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा 6t और t इक्वल टू कितने पर देखा है, t इक्वल टू 2 सेकंड दिया है। कहां पर दिया है, t इक्वल टू 2 सेकंड। तो अगर देखें तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर हम देखें तो at की वैल्यू क्या होगी, at इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, at इक्वल टू होगा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। at की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी तो ar अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो गया at की वैल्यू आ गई। अब ar की वैल्यू अगर देखें तो कितना होगा भाई, ar इक्वल टू कितना होगा, सबको पता है v स्क्वायर बाई r, v की वैल्यू कितनी आई है 6, यहाँ v इक्वल टू देखें तो कितनी वैल्यू होगी, यहां से अगर आप निकालना चाहें तो v की वैल्यू कितनी है 3 इंटू t2 की पावर स्क्वायर 4, तो यानी ये होगा 12 मीटर पर सेकंड। तो हम यहां रख दें तो 12 इंटू 12 अपॉन r कितनी वैल्यू दे दिया है 20, दैट इक्वल टू 144/20, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आ रही है, लगभग 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
देखिए तो ए आर की वैल्यू आ गई, ए टी की वैल्यू आ गई। मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट इक्वल टू कितना होता है, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 7.2 का होल स्क्वायर, अब प्लस उसके पहले कितना है भाई 12 का होल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो गया लगभग, अगर इसको देखें तो ये नियर अबाउट वैल्यू आ रही है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वैल्यू उसने पूछा। AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही देखने में तो क्वेश्चन बड़ा है पर कितना सरल है, बहुत दैट इज ए वेरी इजी। फिजिक्स बहुत इजी है, थोड़ा कंसेप्चुअल स्टडी करें और उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएं तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्या होंगी, आपका जो डर है वो इससे क्या होगा, ख़त्म होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वो मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो लेक्चर नंबर 1 में लाइट चली गई थी तो अधूरा रह गया था। तो देखें जरा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन से ही रिलेटेड था। कंप्लीट करवा देता हूँ, नहीं तो कहेंगे बच्चे कि सर ने क्वेश्चन लिखाया था पर लाइट चली गई थी, सोल्यूशन नहीं दिया, और अभी तक सोल्यूशन नहीं दिया, दूसरा लेक्चर भी आ गया। तो इसलिए उसमें थोड़ा देख लें आप लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्या दिया गया है, गिवन अ पार्टिकल मूव में सर्किल रेडियस 20 सेंटीमीटर, फाइंड v इक्वल टू 2t, है ना। पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना है, r इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, p पॉइंट पर है, और वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इक्वल टू 2t एंड t इज ए सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड। फाइंड आउट द टेंजेंट एक्सीलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। क्वेश्चन इसके पहले लेक्चर नंबर 1 पे मैंने लिखा दिया है, क्या पार्टिकल्स मूव इन ए सर्किल रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल टू 2t। v इक्वल टू 2t से लीनियर स्पीड को उसने किया है, वेयर t इन सेकंड एंड v इन मीटर पर सेकंड। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो उसने AT और AR दोनों को क्या करना है, एक्सीलरेशन को हमें फाइंड आउट करना है। इसके पहले जैसे क्वेश्चन किए थे सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो बेटा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इसी में से आ रहा है, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब उसने क्या किया, वहां पर स्पीड डिस्टेंस दिया था, यहाँ पर क्या v को किया, v इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू किस में दिया है, 2t मीटर पर सेकंड में दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dv अपॉन dt इक्वल टू AT इक्वल टू कितना हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। AT की वैल्यू आ गई, AT की वैल्यू आ गई यहाँ से। और जब AT की वैल्यू आ गई तो हम इस तरह क्या करेंगे, AR की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइंड आउट करिए कितनी वैल्यू आ रही है, और AR की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, AR की वैल्यू कितनी होगी, AR इक्वल टू कितना होगा, v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, v की वैल्यू दी गई है, कितना दिया है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो देखे 6, तो ये हो गया आपका 36 और 20, और सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 20 इंटू 10 की पावर -2। तो AR की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। तो AR की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो AR की वैल्यू आ रही है 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है, dv बाई dt, और ये 2 इंटू टी की वैल्यू 1 हो जाएगी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, AT की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू किसकी है, रेडियल सेंटीमीटर एक्सीलरेशन को है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इक्वल टू AT का स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ये बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, AR का स्क्वायर 180 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू दोनों अपनी आ जाएगी। तो इंडिविजुअल वैल्यू हम निकाल लेंगे और इसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है जेई का, इसे आप लोग जरूर करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
है ना। क्वेश्चन जल्दी तो नहीं हो रहा बेटा, जिसको जल्दी हो रहा हो वो लेक्चर नंबर 1 देखे और एक बार कंसेप्ट क्लियर करे और इनके क्वेश्चन करे। क्वेश्चन जरूर करिएगा, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता। प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन से एक एक क्वेश्चन दोनों से आते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड पर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन द गिवन फिगर, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, देख लेते हैं फिगर कैसा है। मैंने सबसे पहले फिगर बना देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन लिखता हूँ। सर्किल है, एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर पार्टिकल है, उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये है और ये उसका सेंटर है, ये रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है और इनके बीच जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन फिगर A इक्वल टू 15 मीटर, रिजल्टेंट की वैल्यू एक्सीलरेशन दिया बेटा, रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन यानी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल moving in the clockwise, कैसा है? clockwise डायरेक्शन, है ना, इन अ सर्किल ऑफ, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट अ गिवन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड इज द स्पीड की वैल्यू पूछा है, द स्पीड of the A equal to 5.7 मीटर पर सेकंड, B equal to 6.2 मीटर पर सेकंड। सभी बच्चों को करना है, इसको जल्दी करिए पॉज करके आप लोग। 4.2, अरे आप भी सोचते होंगे कि सर क्वेश्चन भी लिखने नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन लिख लो आराम से और पॉज करके करिए। 5 मीटर पर सेकंड करे सब लोग, आ गया समझ में? अब देखो बेटा क्या दिया है, रिजल्टेंट दिया है, क्लॉकवाइज दिया है। तो बेटा क्लॉकवाइज दिया है तो देखो अब इसके कंपोनेंट अपन निकाल लें। रिजल्टेंट की वैल्यू दिया है उसने, तो एक क्या होगा, अब दो कंपोनेंट होते हैं, हमें पता ही स्टैंडर्ड है। क्या है कंपोनेंट देखा था, याद करो जरा। वेक्टर में अगर रिजल्टेंट ये है तो ये क्या तो होता है, ए साइन थीटा होगा और ये क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा। ये रेडियस टूवर्ड सेंटर है तो ये कौन सा हो गया, ए आर हो गया, और ये कौन सा हो गया, ए टी के इक्वल हो गया ना दोनों। ये नहीं आया समझ में? ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ए साइन थीटा। और वर्टिकल जो कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कौन सा है बेटा, ये है। ये मतलब ये क्या हो गया, ए टी। तो ए टी इक्वल टू कितना हो गया, ए साइन थीटा के इक्वल हो गया, और ए कॉस थीटा किसके हो गया, ए आर के इक्वल हो गया। अब यही तो उसने बताया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया ना। देखो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। कितना इजी से क्वेश्चन है, निकालो जल्दी आप लोग करें। तो AC इक्वल टू क्या होगा भाई, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखें, अगर देखें तो क्या होगा, जो इधर की ओर सेंटर की तरफ है। तो AR की वैल्यू देखें तो क्या होगा, AR इक्वल टू कितना होगा, AR इक्वल टू होगा A cos थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया है, A की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सही है, यही होता है, √3/2 ही होता है भाई, होता है। ठीक है, जो भी होता हो आप लोग निकालें, और जो वैल्यू आई तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये v² बाई आर के इक्वल भी होता है। तो v² बाई आर
तो r का मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू √3/2 और r की वैल्यू कितना दिया है 2 पॉइंट, जहाँ तक मुझे पता है 2.5 मीटर दिया है, तो 2.515 √3/2 इक्वल टू कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 5.7 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करें, मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया देखो 5.7 मीटर पर सेकंड। कितना अच्छा सवाल और कितना आसान सा सवाल दिया था, ठीक है ना। उसने थोड़ा सा क्वेश्चन में फिगर बना के घुमा दिया था। अब वो रिजल्टेंट की वैल्यू विथ थीटा के साथ दिया, जिसको वेक्टर कंपोनेंट को करना आता होगा वो बहुत इजीली कर लेगा। इसलिए बेटा एससी वर्मा की पहली लाइन है, ये अपने को याद रखना है, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो थोड़ा वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको मजबूत करना ही पड़ेगा, चाहे तो उसे अपने मन से करिए या फिर बिना मन से करिए, और दोनों केस में करना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन थोड़ा मन से ही कर दें। अब आज़ादी के अमृत काल में भी हम लोग पहुंच गए हैं, है ना, तो सब चीज़ें हम मन से ही होंगी। और ठीक है, चलो चलो बेटा, ठीक है, सभी ने कर लिया। अब बेटा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा ना पढ़ते हुए थोड़ा सा एक कंसेप्ट ये देखना है कि ये जो एक्सीलरेशन है सर्कुलर मोशन में, तो एक्चुअली में अगर एक्सीलरेशन है तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होगा, थोड़ा फोर्स भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेटा हमें बस कुछ भी नहीं समझना, दो ही चीजें समझना है जिसके आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। कोई भी एक्सीलरेशन, मान लो हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते थे, यूनिफॉर्म में हमने देखा कि एक रेडियल एक्सीलरेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। किसका है, एक्सीलरेशन है अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका द्रव्यमान क्या है, m है। क्या है, m। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो बेटा अगर कोई भी पार्टिकल है उसका खुद का वजन है, द्रव्यमान है, और उसमें एक्सीलरेशन भी है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगा, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या हो भाई, नियम के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, फोर्स लगेगा। लगेगा ना, लगेगा। और हमने ये फोर्स को देखा है कि ये जो एक्सीलरेशन है, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी है, v²/r है, या v इसको हम क्या लिख सकते हैं, ω²/r। तो ये जो फोर्स है तो ये किसके अलोंग है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के अलोंग है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स रेडियली उसके सेंटर की तरफ लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे। ये नई कहानी आ गई, नई कहानी नहीं है। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर उसका वेट है, वेट यानी उसका मास है, और उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसमें जो फोर्स होगा F=ma होगा, और ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, v²/r। हमें पता है मैग्नीट्यूड है सेंटर टुवर्ड्स रेडियस, तो लगने वाला बल ये होगा। तो इसे हम बेटा क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन। ये Fc हो गया, क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब देखो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग गया, कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर कोई भी फोर्स हमें क्या होता है, इनवर्ड लग रहा है, तो हम इसमें ये समझते हैं कि जो सर्कुलर पाथ होता है तो एक सूडो फोर्स होता है, जिसे हम हिंदी बोलते हैं छद्म बल, जो एक आभासी बल होता है। वो क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो होता है सर्कुलर पाथ में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसको क्या करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्या कहलाता है, बैलेंस प्रोवाइड होता है। तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, एफ जो लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। तो हम देखें तो जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो रिलेशन है, तो अगर देखें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पर डायरेक्शन उनकी क्या होती है, अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं,
और डायरेक्शन उनकी क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी मैग्नीट्यूड कितना है, mv²/r mm²। ये इनवर्ट लगेगा और ये सर्कुलर पाथ के आउटवर्ट लगेगा, और ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। बस ये कंसेप्ट हम याद करना। अब हम लोग वर्टिकल मोशन में पहुंचते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वर्टिकल क्या बोलते हैं आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, इन पर भी क्वेश्चन कभी कभी अराइज करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल सर्कुलेशन बहुत इजी है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको हमें पढ़ना है। और यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ये इसका लोअर पॉइंट है, ये इसका हायर पॉइंट है। और लोअर हायर पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है मान लीजिए कि यहाँ से पॉइंट से, तो इसको हम लेते हैं ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। और अगर यहाँ पर इसके वेलोसिटी को अगर हम बात करें लोअर पॉइंट में तो वी एल है, और हायर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल क्या होगी, वी एच होगी, ठीक है। अब हम अगर देखें तो ये क्या है, यहाँ से अगर इसकी लेंथ यल है तो ये क्या है, रेडियस, यल रेडियस है। तो कोई भी पार्टिकल है, वर्टिकल पाथ कैसे होगा, जब हम कोई पार्टिकल को रखते हैं और जब उसको थोड़ा सा वेलोसिटी होती है तो वो क्या करता है, ऑस्किलेट करता है। जब उसकी थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा ऑस्किलेट करता है। जब वेलोसिटी भी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो कैसा पाथ मेंटेन करता है, एक सर्कुलर पाथ मेंटेन करता है। इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी भी होती है कि इस वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तभी वो क्या करेगा, उस पाथ को मेंटेन करेगा। अदर वो क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा, या सर्कुलर पाथ से वो क्या होगा, डिविएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब पार्टिकल मूविंग इन एट ए पॉइंट ए एंड बी को हम कंसीडर करते हैं। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये एक बात समझिए कि जो लोएस्ट पॉइंट होगा सर्कुलर पाथ में, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 100% होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। हाइट क्या है, जीरो है। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाईएस्ट होगी। और जैसे जैसे ये बी की तरफ मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट्स वाइज अगर आगे चलें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट कौन सा है, बी है। तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए पॉइंट पर अगर पार्टिकल ये बेस मास m है, तो इसमें क्या होगा, एक mg फोर्स लगेगा। ये स्ट्रिंग है, डोरी है, तो इसमें एक तनाव होगा जिसे हम बोलेंगे TL लो पॉइंट का। और यहाँ पर भी एक टेंशन काम करेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, TH होगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट ए पर, तो 8 पॉइंट ए पर अगर हम देखें तो क्या होगा कि जो 8 पॉइंट बी पर अगर ए और बी पर देखें तो बी पर क्या होगा, जो VH है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, देखें तो क्या होगा भाई कि जो एफ वैलेंस वेट क्या होगा, पार्टिकल का वेट mg डायरेक्शन में होगा, और उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा CF, वो किस डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहां पर, 8 पॉइंट बी पर। तो 8 पॉइंट बी पर देखें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो उसका वेट है, ये दोनों उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग्स के लिए टी यानी टेंशन क्या होगा, रिक्वायर्ड टेंशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, mb h का स्क्वायर अपान क्या होगा, लेंथ कितनी है l इक्वल टू mg। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो VH स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, L इंटू जी। तो VH इक्वल टू कितना हो गया, G इंटू L मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कहां पर हो गई, VH की। तो VH इक्वल टू कितना हो गया, √GL। यहाँ पर वैल्यू आ गई। हमें यह पता है कि जैसे जैसे पार्टिकल क्या होगा फ्रॉम ए टू बी मूव करेगा, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर मूव जैसे जैसे पार्टिकल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगा। तो हम देखें तो क्या होगा भाई कि व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, तो गेन इन काइनेटिक
क्या होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वही, और दोनों एनर्जी हमें अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमें पता है कि एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहती है। तो ये क्या होगी, बस पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल में क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है वी एल है। तो देखें तो क्या होगा भाई, 1/2 mv/l का स्क्वायर माइनस 1/2 mv/h का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी mg इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये एच की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू टोटल कितनी हो गई भाई, ये क्या हो गई 2l। तो एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2l लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, l है। तो 1/2 m को कॉमन ले सकते हैं, तो वी एल स्क्वायर और माइनस वी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाला अपन ने, जी एल, तो रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, जी एल इक्वल टू दिस। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, 2 को उधर ले जाइए, तो वी एल स्क्वायर माइनस जी एल इक्वल टू 2g, कितना हो गया 2g, और ये 2 है तो ये भी इंटू 2l, तो ये कितना हो गया, वी एल स्क्वायर इक्वल टू, उधर ले जाइए तो कितना हो गया 5gl, तो वी एल इक्वल टू हो गया √5gl, दैट ये स्पीड इन लोएस्ट पॉइंट। तो ये स्पीड यहाँ पर कितनी मिल गई 5gl, यानी पार्टिकल की स्पीड कितना होना चाहिए, कम से कम 5gl, तभी वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो ये लोएस्ट पॉइंट पर क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड हो गई सर्कुलर के। ठीक है, अब यहाँ पर हो गई वीएल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम देखें तो ये जो वैल्यू सर्कुलर मोशन और इसके दोनों की वैल्यू है, तो इनको अगर हम देखें तो क्या कंडीशन आ गया कि पार्टिकल की अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, टीएच की वैल्यू भी होगी, सभी वैल्यू होगी। तो हम देखें तो टीएच की वैल्यू भी, यानी क्या, टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन होगा, हर पॉइंट के अलग अलग टी की वैल्यू होगी। तो हम पी 8 पॉइंट ए पर देखें तो 8 पॉइंट ए टीएल इक्वल टू टेंशन इक्वल टू क्या होगा भाई, टीएल क्या है, डायरेक्शन ये वर्स है, एमजी भी इसी डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा आपका, क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टीएल की इक्वेशन क्या होगी, देखें तो एमजी प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये रख दिया। अब हमें पता है एम जी एफ सी की वैल्यू क्या होता है, एम भी स्क्वायर, किस पॉइंट पर है, लोएस्ट पॉइंट, एम भी एल स्क्वायर अपान आर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, एल। तो हम ये वैल्यू रख देख सकते हैं, तो टी एल इक्वल टू कितना हो गया, एम जी प्लस एम भी एल स्क्वायर बाई एल, ये टी एल हो गया, कौन सा, ये डोरी में इतना क्या होगा, टी की वैल्यू टेंशन होगा। ठीक है, और वी एल की वैल्यू अगर रख दें तो टी एल की वैल्यू एम जी, वी एल की वैल्यू कितना है, एम इंटू 5gl अपान एल, तो ये कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल टू 6mg टीएल। तो टीएल की वैल्यू कितनी आ गई, 6mg। ठीक है, तो यहाँ पर टीएल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करना चाहें तो टीएल की वैल्यू कितनी हो गई, 6mg। ये हमें याद होना चाहिए, वीएल की वैल्यू कितनी है इतनी, टीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6mg। यही चीज अगर हम निकालना चाहें एक पॉइंट बी पर, तो एक पॉइंट बी पर टीएच की वैल्यू कितनी होगी, देखो जरा, एक पॉइंट बी पर टीएच की वैल्यू कितनी आ रही है, टीएच इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्शन देखो कितना है, जो एमजी का डायरेक्शन है वो, और जो एमजी का डायरेक्शन है वही टीएच का डायरेक्शन है, तो टीएच इक्वल टू कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस एमजी, अपोजिट है दोनों, तो ये कितना होगा, एम भी एच का स्क्वायर अपान एल माइनस एम जी, वी एच की वैल्यू कितनी, जी एल है, तो एम जी एल बाई एल माइनस एम जी, तो एल से एल कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर लगभग लगभग कितना आ रहा है, 0 की वैल्यू आ रही है। अगर हम इस तरह रखें तो ये क्या होगा कि 0 आ रहा है, यानी अगर वह वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पर जो स्ट्रिंग है टी की वैल्यू यानी टेंशन की वैल्यू अगर 0 हो रही है, तो ये उसके लिए जो वीएल की वीएच की वैल्यू है, यानी वी एस, इसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, जिस पर डोरी के तना मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए, अदरवाइज वो पार्टिकल क्या होगा, पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, उसकी हो गई, द पॉइंट इस पर हो गया। अब देखिए अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एट ए पॉइंट ए पर टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी के ई 8 पॉइंट ए पर,
कितनी वैल्यू होगी देखें जरा, तो k इजकल टू क्या होता है 1/2 mvh का स्क्वायर, तो कितना होगा 1/2 और m इंटू वी एच की वैल्यू कितनी है gl, तो रूट gl, तो ये कितना होगा gl हो गया है, तो कितना हो गया 5 gl है, तो 5/2 mgl कहाँ पर होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 5/2 mgl। ठीक है, 8 पॉइंट बी पर, 8 पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी mgh अब प्लस 1/2 mvh का होल स्क्वायर, mgh की वैल्यू कितनी 2l, 2l प्लस 1/2 mvh स्क्वायर की वैल्यू कितनी है gl, तो यहाँ पर gl हो गया, तो टोटल कितना आ गया 2 2 4 4 5/2 mg। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या हो गया कि जो टोटल एनर्जी है वो बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, यानी एनर्जी क्या है कंजर्व्ड है। तो देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, टीएच की वैल्यू निकाल ली और वी की वैल्यू निकाल, वी पर एक डायरेक्ट सवाल आया था लोएस्ट पॉइंट के लिए, तो लोएस्ट पॉइंट पर हमें वैल्यू याद रखना है वी इक्वल टू रूट जीएल, और हाईएस्ट पॉइंट पर वी की वैल्यू क्या स्पीड क्या होती है मिनिमम होती है वी एच इक्वल टू रूट जीएल, और इतनी स्पीड कम से कम चाहिए, इसे हम उस पार्टिकल की क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। डोरी में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन जो होगा फोर्स होगा, टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मैक्सिमम कहाँ पर है लोएस्ट पॉइंट पर है, मैक्सिमम है दैट इक्वल टू 6 mg, और यहाँ पर क्या है टी एस इक्वल टू 0 अगर हम उसकी वैल्यू बी एच की वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं पॉइंट पर। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अब तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट पर हो गया, अब मान लो कि यहाँ पर कोई भी, ये तो क्या हो गया लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब ये अगर कोई पार्टिकल ऐसा है कि किसी भी पॉइंट पर हो सकता है और हम उस पॉइंट पर क्या करना चाहते हैं उस पार्टिकल की वेलोसिटी और वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, डोरी में उसके स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, मान लो ये पॉइंट पी पर है, ये कोई पॉइंट पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन वी पर है, तो यहाँ पर क्या होगा ये उस पर पार्टिकल का जो वेट के कारण फोर्स जो लग रहा है यानी वेट जो है वो होगा, और इसमें वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है थीटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया पार्टिकल के जो वेट है उसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक mg साइन थीटा हो गया और ये डोरी में क्या होगा t होगा और इसकी लेंथ क्या है l दी गई है। ठीक है, अब देखो जो वेट का कंपोनेंट है दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट mg जो कॉस थीटा है, mg जो कॉस थीटा है वो क्या है कि थीटा यहाँ पर बन रहा है, ये थीटा इसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल टू होगा, तो थोड़ा सा करेक्शन करना है, ठीक है ना, mg साइन थीटा इधर आएगा और mg को कॉस थीटा क्या होगा ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बेस में mg कॉस थीटा रहेगा, ये हरदम याद रखना है, थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा mg cos थीटा किसके जस्ट रेडियली अपोजिट डायरेक्शन इन सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होगा और सेंट्रीफ्यूगल के डायरेक्शन में होगा। तो अगर देखें तो हम क्या करें t की वैल्यू अगर 8 पॉइंट p पर देखें तो t की वैल्यू 8 पॉइंट p पर क्या होगी, t की वैल्यू अगर देखें तो t इक्वल टू 8 पॉइंट p पर क्या है mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस क्या है भाई cos थीटा प्लस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है एम वी स्क्वायर बाई एल है ना, एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई एल। अब यहां पर जो देखें तो हम ये क्या निकल गया कि यहां पर हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे होगा तो एम जी साइन थीटा जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन है किसके वेलोसिटी के, और एम जी कॉस थीटा अपोजिट टू है सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स के और टूवर्ड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम लोग ये देखें कि पार्टिकल अगर P से अगर देखें P से किधर की ओर मूव कर रहा है, B की तरफ मूव कर रहा है, P से B की तरफ, तो P से B की तरफ अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है VH है और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है VL, इसके पहले देख चुके हैं, और यहाँ पर क्या है V है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये बेटा मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी।
ठीक है। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको 8 पॉइंट बी पर, ये तो टी की वैल्यू हो गई 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी एच स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। कहां से कहां पार्टिकल मूव कर रहा है, व्हेन पार्टिकल मूव P टू B। कहां से कहां तक जा रहा है पार्टिकल, P टू B। तो जब P से B तरफ चलेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इक्वल टू पॉइंट, ये कितना होगा mgh। अब बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये थीटा है थीटा यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू को अगर हम L के कंपोनेंट निकाले तो ये क्या होगा, L साइन थीटा होगा, ये कौन सा होगा, L कॉस थीटा होगा। तो ये क्या हो गया आपका L कॉस थीटा, ये डिस्टेंस क्या हो गई L कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई L। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितना हो गया, ये अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखें तो ये कितना हो गया mgh, h की जगह वैल्यू कितनी हो गई L cos थीटा प्लस L, तो L प्लस L cos थीटा। बेटा समझ में आया ना कैसे हमने किया, ये थीटा है, थीटा बन रहा है, तो थीटा के ये L है, L के दो कंपोनेंट हो गए, तो ये L cos थीटा हो गया, ये कौन सा हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिला करके पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो L प्लस L cos थीटा, तो H की जगह क्या आ गया L प्लस L cos थीटा आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 1, इसको उधर ले जाएं 1/2 m, अभी H की वैल्यू कितनी होती है GL, तो ये वैल्यू कितनी होगी GL, और ये वैल्यू तो इधर ही है mg 1 प्लस L प्लस L cos थीटा। ठीक है, तो m से m क्या हो गया, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये कितना हुआ भाई GL, और यहाँ पर GL/2, ये कितना हो गया GL प्लस GL cos थीटा। तो देखें तो ये कितना हो गया 3GL और प्लस हो गया 2GL, और अपान कितना आ गया 3, ये अपान आ गया सॉरी 2, इधर का 2, और इधर भी 1/2 v स्क्वायर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो v इक्वल टू कितना हो गया 2GL cos थीटा होगा बेटा, है ना cos थीटा। तो v इक्वल टू आ गया, ये कितना हो गया 3GL प्लस 2GL cos थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, GL को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया GL इक्वल टू हो गया, तो यहाँ से देखें तो 3 प्लस 2 cos थीटा। ये वेलोसिटी आ गई स्टैंडर्ड वेलोसिटी एट ए पॉइंट P पर, यहाँ पर ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये P की वेलोसिटी ये जनरल हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। तो देखो थीटा की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो हमें 5GL मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर P पहुंचता 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 3GL हो जाएगा, तब यहाँ पर जब वो आ जाएगा 3GL हो जाएगा। तो ऐसे करके थीटा की वैल्यू को रख करके हम किसी भी पॉइंट पर सर्किल की वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा तो ये V की वैल्यू T पर रखो जरा, तो कितना वैल्यू आएगी देखो जरा, T पर वैल्यू रखें तो कितनी वैल्यू आती है, P की वैल्यू कितनी आती है देखें जरा, T इक्वल टू mg cos थीटा m इंटू v की वैल्यू कितनी m/L, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है √GL और 3 प्लस 2 cos थीटा का स्क्वायर अब बटे L है। ठीक है, तो ये हट गया, तो T इक्वल टू जो आएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा mg, यहाँ पर T की वैल्यू देखें तो mg cos थीटा ml स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर mg और 3 क्या बचेगा mg 3 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3mg और ये 2 cos थीटा ये हो गए, तो ये हो गए 3mg प्लस 3mg cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 3mg को कॉमन लें तो 1 प्लस कितना आ जाएगा cos थीटा, ये ठीक है। ऐसा अब देखो थीटा की वैल्यू हम हर पॉइंट पर निकाल सकते हैं, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, सभी वैल्यू पर हम टी और वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या किस किस में फाइंड आउट करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर,
270 डिग्री पर सभी पर वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ टी की वैल्यू होगी, ऐसे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है सिंपली वो पूछे जाते हैं, और वो सिर्फ जीएल वेलोसिटी और अधिक से अधिक वो स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना है इसके वैल्यू को वो क्या करता है, पूछता है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बार आप लोग क्वेश्चन करें, और जब शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स की बात आएगी तो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसका कोई एक चार्ट बताऊंगा जिसमें इजीली क्वेश्चन हम लोग उसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और फिजिक्स 30 यूट्यूब कंसेप्ट चैनल को थोड़ा देखें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, है ना। और कुछ और आपको सजेशन है या कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।